आज आप मेरे साथ सुनेंगे सांप या षड्यंत्र, तेरे प्यार के साए में बीते जिंदगी का भाग 8। अमर रोकी के साथ मिलकर अपनी चाल चल चुका था। इशिता को कंपनी की ओर आता देख उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई थी। तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। बुदबुदाते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट की और इशिता की नजर पड़ने से पहले ही वह वहां से निकल गया था। इशिता हाँफते हुए बड़ी मुश्किल से कंपनी के कॉरिडोर तक पहुंची। कॉरिडोर में अभी भी कर्मचारियों की आवाजाही बनी हुई थी। अधिकांश लोग अपना काम खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे। एक कर्मचारी ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैडम, आप अभी भी यहीं हैं? इशिता एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, बस एक छोटा सा काम है, इसे खत्म करके निकल जाऊंगी। इतना कहकर वह सीधे राहुल के केबिन की ओर बढ़ गई। उसने केबिन का दरवाजा खोला और जल्दी से गर्दन अंदर घुसाई। अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। हल्के पीले रोशनी फर्श पर बिखर रही थी। मेज पर सभी फाइलें सलीके से रखी थी, बाकी सामान भी सही जगह पर था। इशिता की नजर तुरंत अलमारी पर गई। वह तेजी से उसके पास पहुंची और पहले हत्था खींचकर यह सुनिश्चित किया कि ताला लगा हुआ है या नहीं। लॉक तो बंद है। उसने राहत की सांस लेते हुए फुसफुसाया। फिर पर्स से चाबी निकालकर अलमारी खोली और अंदर की फाइलों को देखने लगी। फाइल तो यहीं रखी थी, वह बुदबुदाई। अचानक ही उसकी नजर एक फाइल पर पड़ी। फाइनेंस शब्द देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। ओहो, तो तुम यहाँ हो। उसने एक गहरी सांस ली और फाइल को सीने से लगाया, मानो कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। एक पल के लिए उसे लगा कि सारी परेशानी खत्म हो गई, लेकिन अगले ही क्षण उसने जैसे ही फाइल खोली, उसका चेहरा सन्न रह गया। फाइल के पन्नों का क्रम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। एक-एक करके सारे पन्ने फर्श पर बिखरने लगे थे। तो क्या सचमुच इस फाइल से किसी ने जानकारी चुरा ली है? यह सोचकर उसके हाथ वहीं के वहीं ठिठक गए। पर्दों की हल्की सरसराहट भी अब उसे डराने लगी थी। उसने बड़ी मुश्किल से फाइल अलमारी में रखी, दरवाजा बंद किया और सीधे चपरासी के पास जाकर रुक गई। उसने सख्त लहजे में पूछा, मेरे ऑफिस से जाने के बाद यहाँ कौन आया था? इशिता की बात सुनकर चपरासी चौंक गया। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया था। फिर वह हकलाते हुए बोला, मैडम, आपके जाने के बाद तो यहाँ कोई नहीं आया। इशिता की भौहें अब और भी सिकुड़ गई थी। तुम सच कह रहे हो? हाँ मैडम, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? उसने सिर झुकाकर जवाब दिया। उसकी आंखें और आवाज साफ बता रही थी कि वह सच बोल रहा है। ठीक है, तुम जाओ। कहते हुए इशिता लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ गई थी। यदि फाइल लीक होने की खबर बाहर आई तो कंपनी की बहुत बदनामी होगी। इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ सकता है। नहीं नहीं, मैं यह सब किसी को भी नहीं बता सकती। वह बुदबुदाते हुए तेज कदमों से सिक्योरिटी रूम की ओर बढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने ऑपरेटर सूर्य से कहा, सूर्य, मुझे आज पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज देखनी है। उसकी बात सुनकर सूर्य चौंका। मैडम, क्या हुआ? यह तो मुझे भी नहीं पता, इशिता ने गंभीर स्वर में कहा। एक पल के लिए पूरे सिक्योरिटी रूम में सन्नाटा छा गया। स्क्रीन की नीली रोशनी इशिता के चेहरे की घबराहट अब और भी साफ दिखाने लगी थी। सूर्य ने मेज पर रखी पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, मैडम, पहले आप पानी पी लीजिए और थोड़ा शांत होकर बताइए कि बात क्या है। आपका चेहरा देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इशिता ने पानी का एक घूंट लिया और पूरी बात बताई। मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी देख लेता हूँ, सूर्य ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एक एक करके सभी कैमरे फुटेज देखने लगा था। पूरे ऑफिस में कहीं कुछ संदिग्ध नहीं दिखा। अब केवल राहुल और इशिता के केबिन के कैमरे बचे थे। इशिता के केबिन में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन राहुल के केबिन के फुटेज देखते ही सूर्य अचानक ही रुक गया। उसका माथा सिकुड़ गया। अगले ही पल उसके चेहरे की रंगत उड़ गई थी। मैडम, राहुल सर के केबिन में शायद कोई था। यह सुनकर इशिता तुरंत ही स्क्रीन के पास आ गई थी। उसकी आंखें फैल गई थी। इसे जूम करके दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि यह कौन है, सूर्य ने सिस्टम पर तेजी से काम करते हुए कहा। मैडम, कैमरा उस केबिन के कोने को पूरी तरह से कवर नहीं कर पा रहा है, इसलिए जूम करने के बाद भी चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा। उसने कई बार फुटेज को एनहांस करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा न हुआ। स्क्रीन के पर केवल एक काली परछाई नजर आ रही थी।
ध्यान से देखने के बाद सूर्य को एक बात समझ आई। राहुल के केबिन के कॉटेज का कुछ हिस्सा मेल नहीं खा रहा था। इससे साफ था कि किसी ने जानबूझकर सीसीटीवी सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की थी ताकि उस समय की रिकॉर्डिंग सुरक्षित न रह सके। यह देखकर सूर्य का चेहरा उतर गया था। वह निराश होते हुए बोला, मैडम, वह आदमी कौन था? यह पता लगाना लगभग नामुमकिन है। कैमरे में सिर्फ एक काली परछाई दिखाई दे रही है, जो इनहैंस करने के बाद भी साफ नहीं हो रही। उसकी बात सुनकर इशिता ने अपना चेहरा दोनों हथेलियों में छिपा लिया था और वह धम से कुर्सी पर बैठ गई थी। अब कैसे पता लगाऊं कि यह कौन था? राहुल के बारे में सोचकर ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई थी। उसके दिमाग ने मानो काम करना ही बंद कर दिया था। राहुल सर तो मुझे उल्टा ही लटका देंगे, वह मन ही मन बुदबुदाई। तभी सूर्य को याद आया कि इशिता ने किसी अननोन मैसेज के बारे में बताया था। यह सोचकर उसके मन में एक उम्मीद की किरण जगी थी। उसने उत्सुकता से पूछा, मैडम, क्या आप मुझे एक बार अपना फोन दे सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं, लीजिए। इशिता ने तुरंत अपना फोन उसकी ओर बढ़ा दिया। एक पल के लिए इशिता के मन में भी उम्मीद जगी, लेकिन जैसे ही फोन अनलॉक हुआ, वह मैसेज दिखाई नहीं दिया। वह मैसेज अपने आप डिलीट हो चुका था। यह देखकर इशिता की आंखें फैल गई और चेहरा सफेद पड़ गया था। ये सब कैसे हो सकता है? उसने घबराते हुए कहा। मैंने खुद उस मैसेज को देखा था। यह कहते हुए उसने जल्दी से सूर्य के हाथों से फोन लिया और स्क्रीन को बार बार स्क्रॉल कर देखने लगी थी। सूर्य ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोला, मैडम, आजकल के डिजिटल दौर में यह सब करना मुश्किल नहीं है। यदि सामने वाला तकनीकी जानकारी रखता हो तो ऐसे सबूत आसानी से मिटाए जा सकते हैं। सूर्य की बात सुनकर इशिता सन्न रह गई थी। सिक्योरिटी रूम में एक बार फिर से गहरा सन्नाटा पसर गया था। स्क्रीन से निकलती नीली रोशनी अब उसके चेहरे की घबराहट को और भी साफ दिखाने लगी थी। वह कुछ पल चुप रही और फिर धीमे स्वर में बोली, क्या तुम एक बार इस नंबर की जांच करके देख सकते हो? उसने उम्मीद भरी नजरों से सूर्य की ओर देखते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं, शायद इससे कोई सुराग मिल जाए। सूर्य ने विनम्रता से कहा। उसने नंबर की जांच शुरू कर दी। नंबर चेक करने के बाद जो जानकारी सामने आई, उसे देखकर उसका चेहरा पूरी तरह से उतर गया था। वह नंबर एक फर्जी आईडी पे लिया गया नंबर था। सूर्य ने गहरी सांस लेकर कहा, मैडम, जो भी यह सब कर रहा है वह बहुत शातिर है। वह कुछ पल रुका और फिर आगे बोला, उसने न केवल मैसेज मिटाया बल्कि अपनी पहचान छुपाने के लिए एक फर्जी आईडी का इस्तेमाल भी किया है। उसने अपने पीछे ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा जिससे उसे आसानी से पहचाना जा सके। इसी तक कुछ पलों तक चुप बैठी रही, मानो अपने भीतर उठने वाले तूफान को शांत करने की कोशिश कर रही हो। उसने एक गहरी सांस ली और फिर सूर्य की ओर देखते हुए पूछा, क्या अब सचमुच कुछ भी नहीं हो सकता? उसकी आंखों की मायूसी अब और भी गहरी हो चुकी थी। सूर्य का चेहरा भी गंभीर था। वह धीमे स्वर में बोला, फिलहाल तो ऐसा कोई रास्ता नहीं दिख रहा मैडम। जिसने भी यह किया है उसने बहुत सोच समझ कर हर निशान मिटाया है। उसकी बात सुनकर इशिता कुर्सी पर पीठ से टिक गई थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने खड़ी उम्मीद की हर दीवार एक एक करके ढहती चली जा रही हो। उसकी आंखों के सामने अब निराशा के घने बादल छाने लगे थे। कुछ पल वह यूं ही कुर्सी पर बैठी रही, फिर अचानक ही कुर्सी से स्प्रिंग की तरह उछल पड़ी। उसके चेहरे पर अब अजीब सी दहशत फैल गई थी और पैर हल्के हल्के लड़खड़ाने लगे थे। तो क्या ये सब उसने किया है? वह फुसफुसाते हुए बोली। उसे इस तरह अचानक उछलते देख सूर्य की उंगलियां कीबोर्ड पर चलते चलते रुक गई थी। मैडम, क्या आपको कुछ याद आया? उसने गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखते हुए पूछा। शायद हाँ, लेकिन इससे पहले यह बताओ, क्या हमारी कंपनी में इंटरनेट मेंटेन टीम से कोई आया था? नहीं, सूर्य ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। ओहो, तो तब तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। यह कहते हुए इशिता का चेहरा पूरी तरह से उतर गया था और वह धीरे से दीवार का सहारा लेकर वहीं बैठ गई। उसने अपने चेहरे को घुटनों में छिपा लिया था। इस एपिसोड में बस इतना ही। यदि आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।